एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। केमिस्ट्री में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई नो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती क्या है, विच इज़ द डेफिनेशन। देन हम उसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। सेकेंडली हम कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ याद करेंगे और इसके अलावा ग्रुप ट्रेंड्स देखेंगे कि डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कहाँ पर इंक्रीज़ हो रही होती है, कहाँ पर डिक्रीज़ हो रही होती है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी आर गोना कवर इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। माय बैड। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती क्या है, अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो it is the tendency, or you can say it is the ability or capability of an atom to attract shared pair of electrons in a covalent bond. ओके, सो बेसिकली डेफिनेशन का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे बात हो रही है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने मिलेगी। फॉर एग्जांपल, कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि होते क्या है। कोवलेंट बॉन्ड आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन है, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और फिर क्लोरीन है। क्लोरीन क्योंकि ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ गए। अब उसके बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, और म्यूचुअली शेयर करने के बाद एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। राइट, हमने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर दूसरी वीडियो में पढ़े हैं, तो हम वहाँ से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन ईच शेयर किया है। बेसिकली ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इनके बीच में बॉन्ड है, ये इसके लोन पेयर्स हैं क्लोरीन के। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखते, हम इनको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसकी तरफ ज़्यादा बनाया है मैंने यहाँ पर? क्लोरीन की तरफ ज़्यादा बनाया है। रीज़न ये है कि क्लोरीन के अंदर ये एबिलिटी होती है, शेयर तो दोनों ने किया हुआ है, लेकिन क्लोरीन में एबिलिटी होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है ज़्यादा। इट मीन्स कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। राइट, दोबारा डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है कि कोई भी एटम कितनी तेज़ी से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है कोवलेंट बॉन्ड में, वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप द डेफिनेशन इज़ क्लियर। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, जब ये क्लोरीन ने अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लेकिन सही से गेन नहीं कर रहा है, ये अभी भी शेयर हुआ हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि ये पार्शियली चार्ज इसके ऊपर इसलिए आया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट अट्रैक्ट किया। राइट, जब इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया समवॉट। इसके अलावा हम एक और बात यहाँ पर करेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेसिकली एक तरह से रिलेटिव वैल्यू होती है। रिलेटिव का मतलब ये है कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिलेट किया है, तो हम कह रहे हैं कि क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है। राइट, तो दोनों को रिलेट करने के बाद हमें ये पता चला, क्या पता मैं फ्लोरीन उठाऊँ और मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कंपेयर करूँ तो क्लोरीन की तब कम होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्लोरीन की ज़्यादा ही हो, कुछ केसेस में क्लोरीन की कम भी हो सकती है। तो ये रिलेटिव वैल्यू है, हम किसी दूसरे एटम से रिलेट करके ये बात कर रहे होते हैं। ओके, और कोई भी वैल्यू अगर रिलेटिव होती है, कोई भी दो सेम टर्म्स को आप रिलेट कर रहे होते तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता। सो देयर इज़ नो यूनिट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने अभी तक कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फ़र्क पड़ता है, कम होती है या ज़्यादा होती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं MCQs में, बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है, रीजनिंग में पूछा जाता है।
तो जो फैक्टर्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आ जाता है साइज़ ऑफ एटम या तो फिर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितना भी आपके पास एटॉमिक रेडियाई होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है साइज़ ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियाई कि सपोज दिस इज़ योर एटम, लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज़ योर एटम, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद ये इसका फर्स्ट शेल, राइट। और ये यहाँ पर मैं दूसरा भी बना देती हूँ। ये मेरे पास सिमिलर एक न्यूक्लियस है, फिर इसका फर्स्ट शेल है, माय बैड, ओके, ये इसका फर्स्ट शेल है, फिर ये इसका सेकंड शेल है, राइट। ओके, तो क्या हुआ, जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे साइज़ ऑफ एटम भी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो साइज़ ऑफ एटम को ही एटॉमिक रेडियाई कहते हैं कि न्यूक्लियस से लेके जो लास्ट शेल है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई। इसीलिए जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई उतना ज़्यादा साइज़ ऑफ एटम। अच्छा, अब साइज़ ऑफ एटम से एटॉमिक रेडियाई से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सपोज़ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो अब होगा ये कि ये वाला जो चार्ज है न्यूक्लियस में, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, क्योंकि इसका साइज़ कम है, तो इसको ज़्यादा दूर से अट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अगर हम दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इतनी दूर से अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है, साइज़ ऑफ एटम बड़ा है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी आपके पास, कम होगी, राइट। वो उसको सही से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये वाला जो एटम है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसको ज़्यादा दूर से अट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि ये वाला एटम जो है ये साइज़ में बहुत बड़ा है, ये जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ तो इसे बहुत दूर से अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो ये इतनी आसानी से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो जितना बड़ा एटम होगा, एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही मुश्किल होगा उसके लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इट मीन्स कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये वाला जो एटम होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ये वाला जो होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ से। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितना कम साइज़ होगा एटम का उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो प्रोटॉन होता है उसकी वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। सपोज़ मेरे पास एक ये एटम है और मेरे पास सपोज़ ये दूसरा एटम है, राइट। इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस टोटल 2 हैं, इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, विच मीन्स कि जो मेरा ये सेकंड वाला है इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा मौजूद है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो सपोज़ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं तो ये ज़्यादा तेज़ी से इसको अट्रैक्ट करेंगी, और यहाँ पर कम है तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, राइट। या तो फिर इसको न्यूक्लियर चार्ज इस तरह करके लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, वो पॉजिटिव उस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, राइट। ओके, now third one, which is charge on cation. ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं कैटाइन क्या होता है। सपोज़ आपके पास दो इस तरह से मौजूद हैं, एक है Fe+2 और एक है Fe+3, राइट। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, कैटाइन बेसिकली कहते हैं कि ऐसे आयन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। तो पॉजिटिव चार्ज आता कब है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है।
राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। हेयर हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतनी ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर देखा जाए तो इधर पॉजिटिव चार्ज 2 है, इधर पॉजिटिव चार्ज 3 है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं Fe+3 जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Fe+2, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ओके, नाउ अब जब हमने कैटाइन की बात की तो हम एनाइन की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट वी आर नॉट गोना डिस्कस ईच एंड एवरी वन। हम जस्ट यही सारे के लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ओके, सो चार्ज ऑन एनाइन। सो एनाइन बेसिकली ऐसा आइन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज आता कब है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सो सपोज़ मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है, इसने 1 एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, इसने 2 एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। अब क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा और गेन करे, उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, इतनी आसानी से गेन नहीं करेगा। तो ये ऑपोजिट होता है कैटाइन का, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द नोट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड्स कि डाउन द ग्रुप मूव करते हुए क्या होता है और अलोंग द पीरियड क्या होता है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो डाउन द ग्रुप हमें पता है, हम जैसे जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, राइट। ये क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, तो ये फर्स्ट, फिर हमने जैसे जैसे और मूव किया आगे ग्रुप में तो फिर साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता जाएगा। और हमने पढ़ा था कि साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता था, जितना ज़्यादा साइज़ ऑफ एटम होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, राइट। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज द एटॉमिक रेडियाई और द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न, और ये हम इसकी रीज़न बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अलोंग द पीरियड और अक्रॉस द पीरियड। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज से क्या फ़र्क पड़ता है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आगे मूव करते करते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases from left to right और across the period। और रीज़न क्या है इसका, बिकॉज नंबर ऑफ़ शेल्स तो उतने ही रह रहे हैं पीरियड में, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर भी ज़्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी।
सो ये हो गया डाउन द ग्रुप अलॉन्ग द पीरियड। और लास्टली हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। सपोज़ ये पीरियड 1 है, फिर पीरियड 2 है, फिर पीरियड 3 है। सारी याद नहीं करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पर फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, और अगर नीचे देख लें तो ब्रोमीन और आयोडीन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है 4.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ये दो याद हो गई। अब उसके बाद फ्लोरीन से आगे हम जैसे जैसे मूव करेंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे 0.5 कम होगी, नाइट्रोजन पे जाएंगे 0.5 कम होगी तो 3 हो जाएगी। फिर कार्बन पे मूव करेंगे 2.5 हो जाएगी, 0.5 कम होती जा रही है। इसी तरह यहाँ से हम डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ पर 2.8 हो जाएगी। ठीक है, कम होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन की 3 है तो यहाँ पर 0.5 कम करते जाएंगे तो 2.5 हो जाएगी, और यहाँ पर 2.1 हो जाएगी। ये 2.1 है फॉस्फोरस की, 2.1 है आयोडीन की, और 2.1 है हाइड्रोजन की। बस टोटल 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।